नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है सपना। कलावती, कलावती, अरे कहाँ मर गई है? कलावती, यह बुढ़िया औरत मेरा दिमाग खराब करके रख देती है। इसका रोज का काम है यूं गायब हो जाना। आज आने दो बुढ़िया को। मैंने ठीक ना करा तो मेरा नाम भी मधु नहीं। इसको सारा गायब होना निकाल दूंगी। आज कलावती देवी जी की बहू अपने घर में इधर से उधर अपनी सास को ढूंढते हुए गुस्से में बड़बड़ा रही थी। 2 मिनट बाद जब कलावती जी घर में दाखिल हुई तो बहू हाथ में बाल्टी ले रही थी। वही सर में देकर मारी तो उनकी चीखें निकल पड़ी और वह नीचे गिर पड़ी। उनके सर में सूजन का गोला पड़ गया। कहाँ मर जाती हैं यूं रोज रोज? किससे मिलने जाती हैं? इस उम्र में शर्म नहीं आती? तूने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। तूने कुछ काम करना हो तो गायब हो जाती है, फिर मुझे ही काम करना पड़ता है। आज के बाद अगर बाहर गई तो आज तो बाल्टी ही मारी है, कल को आंखें ही निकाल दूंगी। घूर मत इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे। मधु ने सारी हदें पार कर अपनी सास के सर में बाल्टी मारकर वहां जमीन पर पड़ा छोड़ दिया। वह तो शुक्र है कि बाल्टी प्लास्टिक की थी, लोहे की होती तो उनके सर के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। लेकिन प्लास्टिक की बाल्टी भी कम नहीं होती। अगर अचानक से सर में मारो तो दिन में तारे नजर आ जाए। और कलावती जी तो वैसे भी बूढ़ी औरत थी। उनके सर में अचानक बाल्टी लगने से चक्कर आ गए और वह नीचे गिर पड़ी। इसी पीड़ा के साथ वह पड़ी रही। उनकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। उनका जुर्म भी कुछ न था। घर का सारा काम करके ही वह बाहर गई थी। लेकिन उनकी बहू मधु बहुत खराब प्रवृत्ति की थी। सास पर ऐसे हाथ उठा देती थी जैसे कोई बच्चा हो। यह बुढ़िया वही पड़े रहने का बहाना मिल गया। तुझे तो अब खड़ी भी हो जा, वहां सारे काम पड़े हैं, चलकर काम निपटा। वे वहां से धीरे धीरे दीवार के सहारे उठकर किचन में जाकर बर्तन धोने लगती है और बहू टीवी के आगे अपना पसंदीदा सीरियल देखने में व्यस्त हो गई। कलावती जी के 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। बड़ा बेटा निर्मल और छोटा बेटा प्रभात। निर्मल की पत्नी नंदिनी और प्रभात की पत्नी मधु। निर्मल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहता है, जहां उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब है। जबकि छोटा बेटा शादी के बाद कस्बे में अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता है, जबकि वह शहर में बैंक में कार्यरत है। कलावती जी मोटी तगड़ी जाटनी, बहुत बुद्धिमान शांत स्वभाव वाली महिला है। लेकिन अब बहू ने उन्हें सता सता कर बहुत हल्का कर दिया। उनकी सेहत पर बहुत असर पड़ चुका था। जब मदन लाल जी से शादी होकर वह इस घर में आई थी तो देखने वालों के होश उड़ गए थे। अपने माँ बाप की 2 बहनें हैं, दोनों में 2 साल का फर्क है। कलावती जी छोटी, माया बड़ी। दोनों की शादी एक ही मंडप में इसलिए कर दी गई थी क्योंकि इनके पिता को अनेक बीमारियों ने घेर लिया था, जिससे यही निर्णय लिया गया था कि दोनों बहनों की शादी एक साथ ही कर दी जाए। दोनों के लिए सुयोग्य वर भी मिल गए थे, तो पिता के जीवन में एक ही मंडप में दोनों के फेरे संपन्न करा दिए गए। शादी के कुछ दिन बाद ही माता भी परलोक सिधार गई। कलावती जी का बचपन से एक ही सपना रहा और वह सपना पेरिस का एफिल टावर देखने का। पिता भी एक किसान थे, तो उनकी हैसियत भी अपनी बेटी को एफिल टावर दिखाने की नहीं थी। अपने कमरे को भी एफिल टावर की तस्वीरों से सजाए रखती थी और उनकी बड़ी बहन उन्हें कहती थी, यह पागलपन छोड़ दे कलावती, ऐसे सपने में क्यों जीती है? तो जो संभव ही ना हो, छोड़ दे मेरी बहन। सपने वही देखने चाहिए जो संभव हो, ताकि हम उन्हें संभव बनाने के लिए जटिल से जटिल प्रयास कर सके। कलावती जी ने अपनी धुन में गुनगुनाते हुए अपनी बहन को जवाब दिया तो उनकी बहन चुप हो गई। कलावती जी के सर पर एफिल टावर का भूत सवार था, जिससे वह थोड़ी बहुत रकम पिताजी से मिलती उसे जोड़ने में लगी हुई थी। इसके साथ साथ वे अपनी माँ से अचार और मुरब्बा बनाना भी सीख रही थी। इसी दौरान उनकी शादी हुई तो उन्होंने सोचा, अब तो शादी हो रही है, पति मुझे एफिल टावर दिखा देंगे। लेकिन यहाँ भी फूटी किस्मत कि पति का व्यवसाय करने खाने का ही था। लेकिन मदन लाल जी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और कलावती जी से बहुत प्रेम करते थे। उनके खाने पहनने में कोई कमी नहीं आने देते थे।
लेकिन कलावती जी का एफएल टावर का सपना उन्हें चैन से नहीं रहने देता था। वह अचार और मुरब्बा डालने में माहिर हो गई थी, जिससे लोग उनसे अचार और मुरब्बा डलवाने लगे थे, जिससे वह थोड़ा घर में खर्च करती और थोड़ा जमा करती रहती थी। किंतु उनका यह काम बच्चे होने पर छूट गया था। फिर जो बच्चे थोड़े बड़े हुए, फिर से काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें पढ़ाने लिखाने और सपने के लिए कलावती जी जान से मेहनत करने लगी थी। इसी दौरान एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से मदन लाल जी चल बसे, जिससे कलावती जी के कंधों पर और अधिक जिम्मेदारी आ गई। पति के अचानक हुए देहांत ने कलावती जी को तोड़ डाला था। वह घबरा गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे करे। बच्चे भी बहुत छोटे थे, किंतु उन्होंने खुद को संभाला और अपने दोनों बच्चों के खातिर जीवन में आगे बढ़ी। उन्होंने अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए खूब मेहनत की और सोचने लगी कि मेरा सपना भी मेरे बच्चे मुझे जरूर पेरिस ले जाएंगे। इसी सोच के साथ मैं पूरी लगन से मेहनत करती रही और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करवाई, जिससे उन्हें नौकरी के अच्छे ऑफर प्राप्त हुए। लेकिन माँ का यह सपना सपना बनकर ही रह गया कि मेरे बेटे मेरा सपना पूरा करेंगे। जैसे ही बेटों की नौकरी लगी, तो दोनों बेटे बहुत अधिक व्यस्त रहने लगे थे। निर्मल ने भी अपनी पसंद की शादी करके शहर में बस गया, जो कभी कभी ही माँ के दर्शन करता। और प्रभात ने भी अपनी मर्जी से शादी की, जिसकी पत्नी मधु सास के साथ एक ही घर में रहती है। किंतु मधु कलावती जी को चैन से सांस नहीं लेने देती। खुद पूरा दिन टीवी में व्यस्त रहती और सास से पूरे घर का काम करा लेती। लेकिन कलावती जी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। वह घर का काम भी करती और अपने अचार मुरब्बे का काम भी संभालती है। किंतु यह अचार मुरब्बे का काम मधु को सुहाता नहीं था। जब भी सास अपना अचार मुरब्बे का काम करने बैठती, तो तभी घर में बवंडर खड़ा कर देती और अपने पति से शिकायत करती। देखिए जी, आपकी मम्मी पूरे घर में क्या गंदगी मचा कर रखती है, किस चीज में कमी लगा रखी है। उन्हें अच्छा खासा पूरा होता है, या तभी इन्हें यह काम करने की जरूरत पड़ जाती है। तो प्रभात भी अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ को धमकाता है। क्या जरूरत है आपको यह सब करने की? क्या आपका खर्चा पूरा नहीं होता? कल से घर में यह सब दिखाई ना पड़े, नहीं तो उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दूंगा। बेटे की डांट से कलावती जी परेशान हो गई और मधु बड़ी खुश हुई अपनी सास का काम छुटाकर। कुछ दिन कलावती ने काम नहीं किया, तो दो पैसों की भी मोहताज हो गई, क्योंकि वह घर में दो रोटी खाने को मिलती थी और दो रोटी अकेला इंसान के और भी खर्चे होते हैं। बुढ़ापे में तो दवाइयों के खर्चे और बढ़ जाते हैं। और एक ही तो कलावती जी का सपना रहा है, बचपन से ही जीते जीते हुए अब बुढ़ापे में आ चुकी थी, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होता दिख रहा था। कभी कोई अड़चन तो कभी कोई अड़चन आ जाती थी। कलावती जी परेशान होती थी। वह क्या करे और करे तो क्या ना करे। उनकी बड़ी बहन माया जी की शादी भी पास के ही देहात में हुई थी, किंतु कस्बे में कलावती जी के घर की थोड़ी दूरी पर सही दामों में एक प्लॉट बिक रहा था, तो उन्होंने देहात का घर बेचकर और वहां खरीदकर वही बना लिया था। उनके भी दो बेटे एक बेटी थी। बेटी और बेटे की शादी उन्होंने कर दी थी, किंतु छोटा बेटा अंबर शादी नहीं करना चाहता था। अंबर अपनी मासी कलावती जी से बहुत प्रेम करता था और उनका पूरा साथ देता था। उसने ही अपनी मासी का बैंक में खाता खुलवाया था। खुद का बेटा बैंक में नियुक्त होते हुए भी उन्होंने भांजे का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि प्रभात को अपनी माँ का काम करना भी नहीं भाता था। बैंक में खाते की तो दूर की बात, इसीलिए कलावती जी ने बेटा बहू के चोरी से दूसरे बैंक में भांजे के साथ जाकर खाता खुलवा लिया था, जिसने वह अपने काम की रकम जमा करती रहती थी। लेकिन बेटा बहू ने सारे किए कराए पर पानी फेर डाला था। फिर उन्होंने अपने भांजे से इस बारे में बात की, तो उसने घर घर जाकर अचार मुरब्बे के ऑर्डर लेना शुरू कर दिया, जिससे कलावती जी अपने घर का सारा काम करती और जो टाइम बचता उसमें घर घर जाकर अचार मुरब्बा बना आया करती। सब ठीक ही चल रहा था, किंतु आज मधु ने सारी हदें पार कर सास पर ऐसा प्रहार किया कि वह पूरी तरह से टूट गई। मधु ने उन्हें बाहर न जाने का फरमान सुना डाला। रात में पति को
मधु ने सब बता दिया कि मम्मी जी रोज बाहर जाती हैं और घंटों गायब रहती हैं। प्रभात ने अपनी माँ को गुस्से से डरा धमका कर पूछा कि कहाँ जाती हो, तो उन्होंने सब बता दिया कि मैं इस काम से बाहर जाती हूँ। तो प्रभात गुस्से में और लाल हो गया, किंतु मधु ने अपने पति को शांत कर दिया। वह शांत हो गया तो मधु ने प्रभात को कहा कि अगर माँ काम करने बाहर जाती है तो इसमें हर्ज ही क्या है, तुम बोल रही हो यह बात जो माँ के काम से इतना चिढ़ती हो। प्रभात ने भी सख्त होकर मधु को कहा। तो मधु बोली, अभी ठंडे दिमाग से सोचो, आज की महंगाई के दौर में सारे खर्चे पूरे करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है, और आज हर चीज के दाम ऊंचाई को छू रहे हैं। मुरब्बे और अचार के दाम भी कहां से कहां पहुंच गए हैं। मम्मी को घर से बाहर जाने की आज्ञा इसी शर्त पे दो कि आधी रकम वह हमें दे। मधु की बातें ध्यान से सुन रहा प्रभात और सोच विचार करते हुए कहता है कि यह तो तुम ठीक ही कह रही हो, चलो फिर ऐसा ही करते हैं। वह अपनी माँ को इसी शर्त पर बाहर जाने की आज्ञा देता है। कलावती जी मन मसोस कर हाँ कर देती है। सोचती है वरना आधी भी हाथ से जाएगी, नहीं तो इसी तरह वे फिर से घरों में जाकर अपना काम शुरू कर देती हैं, जिसमें उनको जो रकम मिलती आधी मधु को देनी पड़ती थी। मधु अपनी सास के सपने और उनके बैंक खाते से अनजान थी। वह यही सोचा करती थी कि बुढ़िया 2 पैसे कमाकर अपना खर्च पूरा कर लेती है। एक दिन जब कलावती जी अपने अचार मुरब्बे के काम से बाहर गई हुई थी, तो मधु उनके कमरे में कुछ लेने गई। उसकी नजर पलंग के नीचे रखे बक्से पर पड़ी, जिसमें जल्दी में कलावती जी उसका ताला बंद करना भूल गई थी। जैसे ही मधु की नजर उस पर पड़ी, वह चलते चलते रुक गई और नीचे फर्श पर बैठ उस बक्से को खोलने लगी। बुढ़िया का बक्सा, चलो आज देखते हैं बुढ़िया ने इसमें क्या खजाना छुपा रखा है। मेहनत तो बड़ी करती है बुढ़िया, और फिर भी उसके पास होगा ही क्या। वह बक्से को खोलते खोलते बोले जा रही थी। जब उसने बक्सा खोला तो उसका मुंह पिचक गया। यह बुढ़िया अभी ना, क्या इसमें यह कैटलॉग रखे हुए हैं। उन सभी कैटलॉग को उठाते हैं तो देखती हैं सभी कैटलॉग एफिल टावर के हैं। वह सोच में पड़ जाती हैं, आखिर एफिल टावर के कैटलॉग क्यों हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी उनके बक्से में से एक फाइल नीचे गिरती है। मधु उसे उठाती है, देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उस फाइल में बैंक की पासबुक होती है, जिससे मधु और प्रभात अनजान थे। वह उसे खोलती है तो उसकी आंखें और बड़ी हो जाती हैं। जो वो रकम देखती है तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेती है। उस पासबुक में पूरे 3 लाख की रकम थी, जो मधु के होश उड़ा रही थी। और उसके साथ एक लेटर था, जिसमें कलावती जी ने अपने पेरिस जाने के सपने में लिखा हुआ था। मैं कलावती देवी, सादा जीवन जीने वाली एक सदस्य औरत, जिसकी बचपन से ही हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही है, पेरिस जाने की। मुझे पेरिस का एफिल टावर बहुत पसंद है। मेरा सपना है, मेरा जुनून है। ना जाने मुझ में यह जुनून कहाँ से आया। बस बचपन से ही मैंने इसके ख्वाब सजाए हैं। मेरी बहन कहती है कि तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरा सपना जरूर पूरा होगा। माता पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि मेरा सपना पूरा कर सके, तो मन को मार डाला। फिर सोचा पति मेरा सपना पूरा कर देंगे। मेरे पति का कारोबार हल्का होने के कारण मैंने अपना सपना मन में दबा कर रख लिया, लेकिन मेरा मन बार बार यही कहता है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। जीवन भर मेहनत की अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे मेरा सपना साकार करेंगे, लेकिन यहाँ भी मेरा नसीब कमजोर निकला। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपने सपने को साकार करके ही रहूंगी। भगवान मेरा साथ देंगे, मेहनत मैं करूंगी, साथ भगवान देगा तो मेरा सपना जरूर पूरा होगा। अच्छा जी, तो यह बात है। मधु ने लेटर पढ़कर कहा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, पेरिस जाएगी, बुढ़िया एफिल टावर देखेगी। मधु जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज सास के कमरे में बुरी तरह से गूंज रही थी। हाथ में लेटर लिए हंसते हंसते पागल हो रही थी। मैं भेजूंगी तुझे पेरिस, आजा, आज तुझे एफिल टावर के ऊपर ही बैठाऊंगी। यह आप शब्द बोलते हुए हंसे जा रही थी। वह बैंक पासबुक और लेटर अपने कमरे में ले गई। जब कलावती जी घर आकर अपने कमरे में गई तो उनके होश उड़ गए।
अपना बक्सा खुला देखकर उनका दिल जोर से धड़कने लगा। जब उन्होंने वहां अपने पासबुक और लेटर गायब देखा, उनका रंग पीला पड़ गया। हे भगवान, आज कैसे खुला रह गया मुझसे? यह अपने माथे को पीटते हुए बोली। वह दौड़कर मधु के कमरे में गई। बहू, मेरे बक्से से तुमने सामान निकाला है? कलावती जी ने घबराते हुए पूछा। तो मधु हंसने लगी और बोली, हाँ, तेरा सपना अब मेरी मुट्ठी में है। तेरे पेरिस जाने का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी मैं। आज आने दे तेरे बेटे को। कलावती जी मधु के हाथ पैर जोड़ती हैं, बोलती हैं, बेटा, तू प्रभात को इस बारे में मत बताना। लेकिन मधु उनकी बात को अनदेखा कर देती है। उनकी पासबुक ऊपर उछालते हुए कमरे से इधर उधर घुमाती रहती हैं। कलावती जी हाथ जोड़े इसके पीछे पीछे चलती हैं, लेकिन मधु को जरा भी दया नहीं आई। इतने में प्रभात भी घर आ जाता है। वह कमरे में आता है तो देखकर पूछता है, क्या हो रहा है यह सब? मधु नाटक करके बोलती है, आइए श्रीमान, आइए, देखिए आपकी माँ की करतूतें। कहते हुए वह पासबुक और लेटर प्रभात के हाथों में थमा देती है। प्रभात जब देखता है और पढ़ता है तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह वाह, मेरी माता, मैं बैंक का कर्मचारी हूँ, मुझसे ही चोरी? मेरे बैंक में खाता ना खुलाकर दूसरे बैंक में खाता खुला रखा है और 3 लाख रकम भी जमा कर रखी है। अरे वाह, मैं क्या तुम्हारे पैसे हड़प कर लेता जो अपने बेटे तक से चोरी रखी है? और यह क्या ड्रामा है? बुढ़ापे में इतना बचपना दिखा रही हो। यह पेरिस पेरिस क्या लगा रखा है? हम तो कभी दूसरे शहर तक नहीं गए, तुम पेरिस जाने के सपने लिए बैठी हो। जिंदगी कितनी ही बची है तेरी, राम नाम जप बैठकर। अभी भिजवा देता हूँ पेरिस। प्रभात अपनी माँ को अपशब्द बोले जा रहा था, जिसका साथ उसकी पत्नी भी हंसकर दे रही थी। बेटे और बहू का ऐसा व्यवहार देखकर कलावती जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। हाथ जोड़े बेटा बहू के सामने गिड़गिड़ाती रही, किंतु उन दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा था। प्रभात लेटर और पासबुक अपनी अलमारी में रखते हुए बोला कि मेरे साथ जाकर यह रकम मेरे खाते में करा देना और अब बात खत्म कर, अपने कमरे में जा। बेटा, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा तुमसे, यह मेरी खून पसीने की कमाई है। तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया था। मैंने बड़ी कठिनाइयों से तुम्हें पाला, यह रकम इकट्ठा की। बेटा, मुझ पर रहम खा, मेरा सपना पूरा होने दे बेटा। बुढ़िया, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं बहुत थका हूँ। कहते हुए अपनी माँ की बाह पकड़ अपने कमरे से बाहर धक्का दे देता है। कलावती जी अपने कमरे में नीचे फर्श पर बैठकर बहुत रोती हैं। वे अपने पति का फोटो उठाती हैं और उससे लिपटकर फूट फूट कर रोती हैं। आप क्यों अकेला छोड़कर चले गए मुझे? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मेरी बहन ठीक कहती थी, मैं ही पागल इस सपने के पीछे पागल थी। इसी सपने को लेकर अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब भगवान मेरी रक्षा करे या मुझे ऊपर बुला ले। भगवान, भगवान, मुझसे अब सहन नहीं होता। वह रोते रोते बेहोश हो जाती हैं। जब होश आता है तो रात के 3 बजे थे। वह सोचती होती है कि नहीं, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मैं निर्मल को फोन करूंगी। वह सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही निर्मल को फोन करती है और सब बात बताती है। निर्मल पूरी बात सुने बिना ही यह कहकर टाल देता है कि प्रभात ठीक ही तो कह रहा है, इस उम्र में आप क्या करेंगी? यह सब करके और फोन पटक देता है। कलावती जी को अपने दोनों बेटों से यह उम्मीद नहीं थी। उनके दिल पर गहरा सदमा पड़ता है। कुछ देर सोचती रहती हैं और बेटा बहू के जागने से पहले ही अपनी बहन के घर पहुंच जाती है और सारी बात बता देती हैं। उनकी बहन और भांजा उन्हें सांत्वना देते हैं और फिर नाश्ता बना देती हैं और पहले उन्हें नाश्ता पानी खिलाते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद कलावती जी भांजे के साथ महिला सुरक्षा आयोग पहुंच जाती हैं। उधर बेटा बहू जब जागते हैं तो घर में ना पाकर चौंक जाते हैं। वह तुरंत माया जी के घर आते हैं, किंतु कलावती जी वहां से पहले ही निकल चुकी होती है। कलावती जी महिला आयोग पहुंचती हैं और अपने साथ हुए अत्याचार की गुहार लगाती हैं और उनके साथ हुए अत्याचार को ध्यानपूर्वक सुना जाता है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जाता है। कुछ महिलाओं ने उन्हें अपने साथ लेकर उनके घर पहुंच जाती हैं। बेटा बहू पहले से ही डरे हुए अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं। जब उन्होंने घर में माँ के साथ महिला आयोग की टीम को देखा तो वो सफेद पड़ गए। उन्होंने बेटे बहू को फटकार लगाई, जिससे कलावती जी और सकते में आ जाती हैं।
वह प्रभात के अलमारी से पासबुक और लेटर निकाल लेती हैं और कहती हैं, यह घर भी मेरे पति और मेरा है। मेरे घर पर भी इनका कोई अधिकार नहीं है। मेरे दोनों बेटों को मैं अपने घर से बेदखल करना चाहती हूँ। महिला आयोग की टीम उनकी इस बात की भी सराहना करती है। उनके घर के पेपर तैयार किए जाते हैं और शहर वाले बेटा बहू को भी बुलाया जाता है। निर्मल और नंदिनी भी घर पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया में 1 हफ्ता लग जाता है। उसने कलावती जी अपने घर ना रहकर अपनी बहन के घर रहती हैं। कहती हैं उन्हें अपने घर से निकाल कर ही अपने घर में प्रवेश करूंगी। अंबर भी इन सब में उनका पूरा साथ देता है। बेटे बहू माया जी के घर आकर ही अपनी माँ से माफी मांगते हैं, लेकिन वह उन्हें माफ नहीं करती। तुम दोनों से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। आज मुझे कैसा दिन देखना पड़ रहा है कि मुझे यह सब करना पड़ रहा है। अरे, हमने तुम्हारे लिए क्या बुरा किया है? यही ना कि तुम्हें 9 महीने कोख में रखा। पीड़ा सही, जन्म देने की पीड़ा सही, फिर पति के जाने की पीड़ा सही, फिर तुम्हें अकेला पालने की पीड़ा सही। तुम अपनी माँ के बलिदानों को कैसे भूल गए? मैंने अकेली औरत ने तुम दोनों भाइयों को मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। क्या यही दिन देखने के लिए? मैं चाहती तो तुम्हें मजदूरी पर भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दिन रात मेहनत करके बैंक और कंपनी में नौकरी लगवाई। कैसे दिन के लिए तुम अपनी माँ पर इतने अत्याचार करो? शिक्षित होकर भी जाहिल निकले तुम तो। मैंने अकेली ने तुम्हारे सारे सपने पूरे किए। तुम दो होकर मेरा एक सपना पूरा करना तो दूर, मेरे खुद की जमा रकम से अपना सपना पूरा करने में भी बाधा डाल रहे हो। उससे भी हिस्सा चाहते हो। आगे बढ़कर जैसे ही दोनों भाइयों ने मम्मी कहा तो कलावती जी ने एक एक थप्पड़ दोनों को जड़ दिया। मधु और नंदिनी ने भी अपने कान पकड़ लिए। दूर रहो मुझसे। यह मत समझना कि अब मैं घर के लालच में तुम मुझे मना लोगे। तुम सब अब मेरे दिल से निकल चुके हो। अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अब मेरा फैसला अटल है। तुम लोग जा सकते हो। अपनी माँ का ऐसा रुद्र रूप देख सब घबरा गए। एक नारी जब अपनी पर आ जाए तो सब पर भारी पड़ती है। और फिर कलावती जी के साथ महिला सुरक्षा आयोग भी तो था। बस चुपचाप सब वहां से निकल रहे थे। तभी कलावती जी ने कहा, रुको। सब खुश हो गए। शायद मैंने फैसला बदल लिया। वह आगे बढ़ी और खींच के 3-4 थप्पड़ मधु के गाल पर जड़ दिए। मधु चिल्ला उठी, यह काम अधूरा था। मैं इसे पूरे किए बगैर कैसे जाने देती? कलावती जी ने दांत भींचते हुए कहा। यह सब देख कर डर गए। मधु रोते हुए घर से बाहर निकल गई। सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। पेपर वर्क भी पूरा हो चुका था, जिसमें कलावती जी ने अपने दोनों बेटों को बेदखल कर दिया था और 1-1 लाख की पेनल्टी अपनी मां पर किए अत्याचार के कारण दोनों बेटों को देनी पड़ी थी, जिससे अब उनके पास 5 लाख की रकम हो चुकी थी और अब बेटा बहू को उनके घर से निकालकर उनका घर भी खाली करा लिया था, जिसमें कलावती जी ने अपने घर में अंबर के साथ रहने लगी थी। अंबर के साथ ही पेरिस जाना चाहती थी, तो दोनों ने अपनी पेरिस जाने की सारी प्रक्रिया पूरी की और व्यवस्था कर ली। पूरे 2 महीने बाद कलावती जी और अंबर पेरिस के लिए निकल पड़े। आज मेरा सपना साकार होने जा रहा है। मेरा बचपन का सपना आज 7 सालों में पूरा होने जा रहा है। मैं अपने आसमानों की ऊंचाइयों में हूँ। यह सब कलावती जी हवाई जहाज में बैठे बैठे सोच रही थी। एफिल टावर के पास पहुंची तो उनकी आंखों में खुशी और गम दोनों के आंसू थे। दुख इस बात का कि ना जाने किस तरह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, और खुशी इस बात की कि आज मेरा सपना साकार हो गया। भगवान, तूने मेरा साथ दिया। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। एफिल टावर को अपनी बूढ़ी आंखों से निहारती रही और खुश होती रही। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सपने छोटे हो या बड़े, बच्चा देखे या बूढ़ा, उनको पूरा करने वाला ऊपर वाला है। बड़ों के भी अरमान होते हैं, उनके भी सपने होते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों को हर सपना पूरा करते हैं, तो बच्चे बुढ़ापे में उनके सपने को यह कहकर क्यों टाल देते हैं कि उस उम्र में यह सब सपने पूरे करने की उम्र नहीं होती। सपना किसी भी उम्र में पूरा किया जा सकता है। जैसे कलावती जी ने अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए और आज एफएल टावर पर खड़ी उसे निहार रही है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।